The following details pertains to Mr. Arvind and his three brothers Arjun, Anand and Akash. Mr. Arvind, Arjun and Anand are engaged in the retail trade business. Retail trade business. Mr. Akash is engaged in the profession of interior decoration. All of them maintains the books of accounts under section 44 AA, while the brothers engaged in retail trade follows mercantile system of accounting. आकाश जो इंटीरियर डेकोरेटर हैं वो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं. द डिटेल्स पर्टेनिंग टू देयर बिजनेस, तो इनके बिजनेस के बारे में कुछ डिटेल्स हैं. और आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स आर एलिजिबल टू डिक्लेयर इनकम ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26. इसका मतलब इनमें से कौन से इंडिविजुअल, जो आपको ऊपर चार इंडिविजुअल्स के बारे में बताया गया है, इनमें से कौन कौन से लोग ऐसे हैं साहब जो कि अपनी इनकम को प्रिजम्पटिव बेसिस पे डिक्लेयर कर सकते हैं. क्लियर, आपको पता है दो प्रिजम्पटिव यहाँ पे हमारे लिए एप्लीकेबल है. एक है 44 AD जो कि हमारे डील करेगा रिटेल ट्रेड से, और दूसरा है 44 ADA जो डील करेगा स्पेसिफाइड प्रोफेशन से. अच्छा, मैं जल्दी से आपको 44 AD और 44 AD के बारे में कुछ बातें बता दूं. 44 AD जो होता है साहब, ये कौन उसके लिए एलिजिबल होते हैं? रेसिडेंट इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ या फिर पार्टनरशिप फर्म. मतलब रेसिडेंट इंडिविजुअल, एचयूएफ या फर्म एक्सेप्ट एलएलपी. तो अगर कोई एलएलपी अगर रेसिडेंट भी है, स्टिल वो 44 AD के लिए एलिजिबल नहीं है, और उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके एज पर दी रेगुलर प्रोविजंस अपने इनकम को शो करना पड़ेगा, कंप्यूट करना पड़ेगा. जहां तक 44 ADA का सवाल है साहब, तो इसके लिए जो एलिजिबल एंटिटीज हैं वो है रेसिडेंट इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट एलएलपी, क्योंकि एचयूएफ एज अ होल प्रोफेशन में एंगेज नहीं हो सकती. कोई इंडिविजुअल हो सकता है या प्रोफेशनल्स की फर्म हो सकती है या एलएलपी हो सकती है. तो इंडिविजुअल और फर्म एक्सेप्ट एलएलपी. अच्छा, 44 AD के लिए जो आपका टोटल टर्नओवर होना चाहिए बिजनेस का, वो 2 करोड़ रुपए होना चाहिए. अगर आपका टोटल टर्नओवर 3 करोड़ तक है तो भी आप 44 AD में कवर हो जाएंगे, यदि कंडीशन क्या है? इफ द टोटल कैश रिसिप्ट, जो आपका टोटल कैश रिसिप्ट है, इज अप टू 5% ऑफ टोटल टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर. मतलब जो आप कैश में अमाउंट रिसीव करते हैं फॉर वट एवर रीजन, मीन्स वट एवर अमाउंट यू आर रिसीविंग इन कैश, अगर ये अप टू 5% ऑफ द टोटल टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसिप्ट है, तो 2 करोड़ की जगह 3 करोड़ तक के टर्नओवर पे आपके 44 AD अप्लाई करेगा. और 44 ADA 50 लाख रुपीस के लिए है. पर अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम द प्रोफेशन 75 लाख रुपीस तक है, पर अगर आपका कैश रिसिप्ट up to 5% of the total receipt of the previous year है, then still you are eligible for 44 ADA. एलिजिबल क्या साहब, आप 44 ADA में ही जाओगे और 44 ADA के हिसाब से ही आपको अपनी इनकम शो करनी पड़ेगी. तो आपसे पूछा गया कि कौन कौन से इंडिविजुअल एलिजिबल हैं, तो एक करके देख लें. सबसे पहले बात कर लें अरविंद की. तो अरविंद का साहब जो अच्छा टर्नओवर अरविंद का 95 लाख है. तो चूंकि इनका टर्नओवर है सिर्फ और सिर्फ 95 लाख, मतलब 1 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रहा, सो अरविंद जो है वो एलिजिबल है फॉर 44 AD इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश रिसिप्ट. ठीक बात है, क्योंकि हमें कैश रिसिप्ट के बारे में कंसर्न कब रहना है? जब आपका टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से एक्सीड करता है. सो अरविंद इज एलिजिबल. सो अरविंद साहब एलिजिबल हैं. अच्छा, अर्जुन की बात करें 2.8 करोड़, चूंकि ये 2 करोड़ से ज्यादा है, तो 3 करोड़ के लिए क्या अर्जुन को 3 करोड़ की लिमिट मिलेगी 44 AD की? इसके लिए हमें देखना पड़ेगा अर्जुन का कैश रिसिप्ट और टोटल टर्नओवर का रेशो क्या है. तो अगर आप देखेंगे अर्जुन के जो कैश रिसिप्ट जो है साहब, ये 10 लाख रुपए है, और जो टोटल टर्नओवर है वो है 2.8 करोड़. तो कैश रिसिप्ट टू टर्नओवर का रेशो 10/280 बोले तो 3.57%. तो चूंकि ये 5% से ज्यादा नहीं है, सो अर्जुन इज ऑल्सो कवर्ड इन 44 AD. आई होप आपको बात समझे. और आनंद चूंकि 5 करोड़ का टर्नओवर है साहब, तो 3 करोड़ से ज्यादा अगर आपका टर्नओवर है, तो भले आपका कुछ भी कैश रिसिप्ट टू टर्नओवर का रेशो हो, 44 AD के लिए आप एलिजिबल नहीं है. अच्छा, ये बात हो गई. अब बात कर लेते हैं आकाश की. तो आकाश का जो ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम प्रोफेशन है साहब, वो 52 लाख रुपए है, जो कि 50 लाख से ज्यादा है. तो हमें देखना पड़ेगा कैश रिसिप्ट टू ग्रॉस रिसिप्ट का क्या, कैश रिसिप्ट टू टोटल ग्रॉस रिसिप्ट का रेशो क्या है. कैश रिसिप्ट है 2 लाख रुपए और टोटल ग्रॉस रिसिप्ट 52 लाख. तो 2/52 बोले तो 3.84% समथिंग. सो आकाश इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर 44 ADA. तो इनमें से कौन एलिजिबल नहीं है? सिर्फ आनंद एलिजिबल नहीं है. अच्छा, Which of the following individuals have to mandatorily get their books of accounts audited? मतलब आपको mandatorily अपना books of accounts audit कराना पड़ेगा. Dear friends, टैक्स ऑडिट की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो 1 करोड़ के बाद ही शुरू हो जाती है. ध्यान दीजिएगा. अगर मैं बात करता हूँ नॉर्मल लिमिट फॉर टैक्स ऑडिट, तो अगर आप किसी बिजनेस में एंगेज्ड हैं, तो अगर आपका टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस या ग्रॉस रिसिप्ट अगर 1 करोड़ से ज्यादा है, तो आपके ऊपर टैक्स ऑडिट
अप्लाई कर जाता है। अगर आप प्रोफेशन में एंगेज हैं तो अगर आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट, मतलब टर्नओवर तो नहीं होता, ग्रॉस रिसिप्ट अगर आपका 50 लाख से एक्सीड करता है देन आपके ऊपर टैक्स ऑडिट लग जाता है। अच्छा, टैक्स ऑडिट में 1 करोड़ की लिमिट बिजनेस के लिए बढ़ के 10 करोड़ हो जाती है यदि कैश रिसिप्ट इज अप टू 5% ऑफ द टोटल रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट इज अप टू 5% ऑफ द टोटल पेमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। अच्छा, अब एक और मुद्दे वाली बात कि लेट्स से कि अगर एसएससी का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, लेट्स से 2 करोड़ है, अगर एसएससी 2 करोड़ के टर्नओवर के बावजूद 44 ADA के हिसाब से अगर अपनी इनकम को डिस्क्लोज करता है, तो उस पर टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। इन द सेम वे अगर एसएससी प्रोफेशन में एंगेज है और अगर एसएससी की ग्रॉस एसेट 50 लाख से ज्यादा है, 75 लाख तक भी है, बट अगर एसएससी 44 एडीए के हिसाब से 50% अपनी प्रेजेंटिव इनकम शो करता है तो उस पर टैक्स ऑडिट मैंडेटरली नहीं लगेगा। अगर वो लोअर प्रॉफिट दिखाता है तो उसे टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, बट ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट का मतलब आप कुछ भी कर लो टैक्स ऑडिट कराना ही पड़ेगा, ठीक बात है। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, तो इनमें से कौन कौन से लोगों को मैंडेटरी अपना टैक्स ऑडिट कराना है? साहब, उन लोगों को नहीं कराना जो 44 एडी या एडीए में कवर हो रहे हैं। आप 44 एडी में कवर हो रहे हो, 44 एडी के हिसाब से अपनी इनकम शो करो, टैक्स ऑडिट से आप बच गए। सो अरविंद इज नॉट मैंडेटरली लायबल क्योंकि ये तो 44 एडी में एलिजिबल है। इसी तरीके से अर्जुन 44 एडी में एलिजिबल है, तो इनको मैंडेटरी टैक्स ऑडिट नहीं कराना। अरविंद, अच्छा आनंद की बात करते हैं, आनंद में भी रुक जाए, और आकाश चूंकि 44 एडीए में कवर्ड है, क्योंकि आकाश इज एलिजिबल फॉर 44 एडीए, तो अगर ये 44 एडीए के साथ कंटिन्यू करते हैं और अपने ग्रॉस रिसिप्ट का 50% अगर ये अपनी इनकम शो करते हैं तो इनको मैंडेटरली अपना टैक्स ऑडिट नहीं कराना। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ, क्या ये कराना चाहे तो करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं आनंद की। चूंकि आनंद का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ तक है, तो इनको 10 करोड़ की लिमिट तभी मिलेगी जब इनका कैश रिसिप्ट टू टोटल रिसिप्ट प्लस कैश पेमेंट टू टोटल पेमेंट बोथ आर लेस देन 5%। मतलब कैश रिसिप्ट टू टोटल रिसिप्ट का रेशियो भी 5% से कम, मतलब अप टू 5%, और कैश पेमेंट टू टोटल पेमेंट। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, कैश रिसिप्ट तो ध्यान दीजिएगा, तो मेरे साथ साथ देख लें, क्या आनंद को 10 करोड़ की हायर लिमिट मिलेगी? अच्छा, तो अगर आप देखेंगे साहब यहाँ पे, तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है डियर कि कैश रिसिप्ट जो आनंद की है वो 27 लाख है और टोटल रिसिप्ट 5.50 करोड़ है। कैश रिसिप्ट आनंद की 27 डिवाइडेड बाय 550, तो ये बनता है डियर 4.90%। और अगर आप कैश पेमेंट टू टोटल पेमेंट के रेशियो को देखोगे तो 22 डिवाइडेड बाय 450, तो ये बनता है 4.88%। क्योंकि आनंद का जो कैश रिसिप्ट टू टोटल रिसिप्ट और कैश पेमेंट टू टोटल पेमेंट का जो रेशियो है दोनों ही 5% तक है, मतलब इससे एक्सीड नहीं कर रहा, तो आनंद के लिए जो टैक्स ऑडिट की लिमिट होगी वो 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ होगी। और चूंकि इनका टर्नओवर यहाँ पे सिर्फ 5 करोड़ है जो कि 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है, इसलिए आनंद के ऊपर भी मैंडेटरली टैक्स ऑडिट नहीं लगेगा। अच्छा, so none of them हमारा आंसर होना चाहिए। What is the amount of profits and gains of business chargeable to tax in the hands of Arvind, Arjun and Anand, assuming, अच्छा अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है साहब, assuming they wish to make the maximum tax savings without getting their books audited। ध्यान दीजिएगा, without getting their books audited, अगर मैं ये शब्द काट दूं without getting their books audited, तो इसका मतलब पूरा चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि हमें फिर देखना है कि अगर हमें प्रिजम्पटिव में लोअर हमारी इनकम है तो हम प्रिजम्पटिव के साथ जाएंगे, या अगर बुक्स को मेंटेन करने पे अगर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से लोअर इनकम है तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से ऑप्ट करेंगे, भले प्रिजम्पटिव से बाहर जाने की वजह से हमें हमारा टैक्स ऑडिट कराना पड़े। पर यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि हम हमारा टैक्स ऑडिट नहीं कराना चाहते, तो साहब ये तभी पॉसिबल है जब या तो आप प्रेजेंटिव में के हिसाब से अपनी इनकम शो करें या आपके ऊपर टैक्स ऑडिट अप्लाई ही ना करें। अगर आप अपनी इनकम प्रेजेंटिव के हिसाब से शो नहीं करते साहब, और अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आपके ऊपर टैक्स ऑडिट अप्लाई कर जाएगा। तो क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अगर मिस्टर अरविंद की अगर हम बात करें तो अगर ये 44 एडीए के या एडी के हिसाब से अपनी इनकम शो नहीं करते तो इनको टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, बट हमें चूंकि टैक्स ऑडिट नहीं कराना तो जो 44 एडी कह रहा है हम उसके हिसाब से अपनी इनकम शो कर देंगे। तो 44 एडी क्या कहता है कि जो पैसा आपने रिसीव कर लिया बाय एनी ऑफ द स्पेसिफाइड मोड अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर उसका 6% और जो रिमेनिंग रहेगा टर्नओवर का उसका 8%। सो मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, इनका जो टोटल टर्नओवर है वो है 95 लाख, जिसमें से 85 लाख रुपीस इन्होंने रिसीव कर लिया बाय द स्पेसिफाइड मोड, तो 85 का 6%, 85 लाख इंटू 0.06 M प्लस, और
10 लाख रुपीस का 8% बोले तो 80,000 एम प्लस। तो इनका जो प्रेजेंटिव इनकम आता है अरविंद का वो 5,90,000 रुपीज आता है, मतलब पीजीबीपी हेड की इनकम 5,90,000 आती है अरविंद की। अगर आप देखोगे साहब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है कि जो प्रॉफिट एंड गेन है एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो भी 5.90 लाख। इसका मतलब इनका प्रेजेंटिव और इनके बुक्स के हिसाब से दोनों इनकम ही सेम है, तो कोई बात नहीं। तो अरविंद के लिए इनकम कितनी हो जाएगी 5.90। अच्छा, अर्जुन क्या ऑलरेडी 44 एडी में कवर्ड है? हाँ साहब, तो इनके लिए भी जो है वो 44 एडी का प्रेजेंटिव रेट अप्लाई करेगा। देखेंगे अमाउंट रिसीव्ड 2,65,00,000 रुपए इन्होंने रिसीव किया, तो इसका 6% 265 इंटू 6% और 15 का 8%, तो जो टोटल, अच्छा 265 इंटू 6% और 15 इंटू 8%, तो ये बनता है डियर 17,10,000। तो अर्जुन के लिए 17,10,000 रुपीज 44 एडी के हिसाब से। अगर आप साहब यहाँ ध्यान से पढ़ोगे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से इनकी जो इनकम आ रही है वो 15,50,000 रुपए आ रही है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से सेक्शन पीजीबीपी हेड की जो इनकम है वो सिर्फ 15.5 लाख रुपए है। बट अगर ये 15.5 लाख रुपए की अपनी इनकम को शो करते हैं तो क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, पर इनको अपना बुक्स मेंटेन तो खैर पहले ही कर रहे हैं, बुक्स तो पहले मेंटेन कर रहे हैं, टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। बट साहब एमसीक्यू की रिक्वायरमेंट क्या है, प्लीज ध्यान दीजिए। What is the requirement of MCQ without getting their books audited? तो अगर आप अपनी बुक्स का ऑडिट नहीं कराना चाहते तो 44 एडी जो कह रहा है उसके हिसाब से इनकम शो करो, और 44 एडी के हिसाब से अर्जुन की जो इनकम है वो 17,10,000 रुपए बनती है। अच्छा, आनंद एक स्पेशल केस है, क्यों? क्योंकि आनंद 44 एडी में कवर्ड नहीं है। आनंद इज नॉट सब्जेक्ट टू 44 एडी, तो इसका मतलब 44 एडी का जो प्रेजेंटिव है वो आनंद के ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। यहाँ साहब आपको टैक्स का एक लूप होल भी पता चलेगा, उसके बारे में फिलहाल बात नहीं करते। अच्छा, आनंद के लिए 44 एडी अप्लाई नहीं कर रहा और आनंद के ऊपर टैक्स ऑडिट भी नहीं लग रहा, क्योंकि इनके लिए जो लिमिट है वो 10 करोड़ रुपए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? सो आनंद के लिए ना तो 44 एडी का प्रेजेंटिव है और न ही इनके ऊपर टैक्स ऑडिट मैंडेटरी रिक्वायर्ड है। आनंद अगर चाहे तो करवा सकते हैं, बट मैंडेटरी इनके ऊपर रिक्वायर्ड नहीं है। तो मुद्दे वाली बात क्या है कि ये जो अपने बुक्स के हिसाब से इनकम शो करेंगे वही इनकी इनकम। तो बुक्स के हिसाब से 30 लाख रुपए शो कर रहे हैं, सो यही इनकी इनकम है साहब 30 लाख रुपीस। और अगर हम बात करें आकाश की, तो आकाश की जो इनकम जो है वो 52 लाख रुपए है। अगर ये चाहते हैं कि बुक्स ये इनका टैक्स ऑडिट ना हो तो 52 का 50% बोले तो 26 लाख रुपए। तो चाहते क्या थे साहब? अच्छा, तो अरविंद के लिए 5.90, अर्जुन के लिए 17,10,000 और आनंद के लिए 30 लाख रुपीस। अच्छा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी होना चाहिए। Would your answer to MCQ 3? अच्छा, MCQ 3 change if they decide to get their books audited। अगर ये अपनी बुक्स का ऑडिट कराना चाहें तो क्या इनका आंसर आपका आंसर बदल जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, अर्जुन के केस में साहब अगर अर्जुन अपने सॉरी सबसे पहले बात कर लेते हैं अरविंद की। तो अरविंद के केस में अगर आप देखोगे तो दोनों केसेस में इनकम सेम है। तो अगर ये 44 एडी की तरफ जाए तो भी 5.90 और बुक्स के हिसाब से तो भी 5.90। तो अरविंद के लिए तो टैक्स ऑडिट कराने का कोई इंसेंटिव नहीं है। अगर मैं अरविंद को बोलूं यार अरविंद तुम अपना टैक्स ऑडिट कराओ, तो अरविंद मुझसे पूछेंगे कि यार अगर मैं टैक्स ऑडिट कराता हूं तो क्या मुझे उसका कोई बेनिफिट है? इसका जवाब है नहीं। टैक्स ऑडिट कराने के बावजूद आपका जो प्रॉफिट एज पर बुक है वो 5.90 लाख है। तो जब वो उतना ही प्रॉफिट जब इनकम जो मेरा बिना टैक्स ऑडिट के आ रहा है, देन व्हाई शुड आई गो फॉर टैक्स ऑडिट? आर यू गाइस गेटिंग? अच्छा, सो अरविंद के लिए तो कोई इंसेंटिव नहीं है टैक्स ऑडिट कराने का, नो इंसेंटिव। तो देन व्हाई शुड अरविंद गो फॉर टैक्स ऑडिट? देयर इज नो रीजन। Are you guys getting? As far as Arjun is concerned, Arjun has an incentive, क्योंकि टैक्स ऑडिट अगर अर्जुन करवाते हैं तो ये अपनी इनकम को 15.50 लाख रुपए शो, मतलब 15,50,000 रुपए शो कर सकते हैं। अदरवाइज बिना टैक्स ऑडिट के इनका जो इनकम है वो 17,10 आ रहा है। सो अर्जुन हैज एन इंसेंटिव, सो अर्जुन शुड गो फॉर टैक्स ऑडिट। और जहां तक आनंद का सवाल है, आनंद के ऊपर टैक्स ऑडिट अप्लाई नहीं कर रहा, इनकम इनके 30 लाख रुपीज है, तो आनंद के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है। सो अर्जुन के लिए हमारा आंसर चेंज हो जाएगा, बाकियों के लिए नहीं। अच्छा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? सी आई थिंक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर फॉर अरविंद, अर्जुन, आनंद एंड आकाश? आगे बढ़ेंगे। इफ दे विश टू मेक मैक्सिमम टैक्स सेविंग्स, इसका मतलब हमें साहब मैक्सिमम टैक्स सेविंग से मतलब है भले हमारा टैक्स ऑडिट हो जाए, हमें कोई परेशानी नहीं है। बट सर अभी तो आप बोल रहे थे कि टैक्स ऑडिट नहीं कराना। यहाँ पे लिखा हुआ है साहब विदाउट गेटिंग देयर बुक्स ऑडिटेड। अगर आप एमसीक्यू नंबर 3 देखोगे तो वहां पे टैक्स ऑडिट के लिए प्रोहिबिट किया हुआ है, बट एमसीक्यू 5 में टैक्स ऑडिट मना नहीं किया हुआ। अगर टैक्स ऑडिट कराने से अगर बेनिफिट हो रहा है तो टैक्स ऑडिट आप मतलब करवा लो, हमें कोई उससे परेशानी नहीं है। अच्छा, तो मुझे बताएंगे अरविंद को क्या टैक्स ऑडिट कराने का बेनिफिट है? नहीं सर, क्योंकि
टैक्स ऑडिट करवाओ, चाहे 4480 के हिसाब से इनकम शो करो 5.90 लाख, देन व्हाई शुड आई गो फॉर इनकम टैक्स ऑडिट। तो अरविंद इज नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट, इनका टैक्स ऑडिट नहीं होना, इसलिए इनका ड्यू डेट क्या होगा 31 जुलाई। अर्जुन, हाँ साहब टैक्स ऑडिट से इनको बेनिफिट है तो इसलिए इनका टैक्स ऑडिट होना चाहिए, और अगर टैक्स ऑडिट होगा तो 31 अक्टूबर। अच्छा, आनंद टैक्स ऑडिट का कोई यहाँ बेनिफिट नहीं है तो 31 जुलाई। और आकाश, अगर आप आकाश की बुक्स के हिसाब से इनकम को देखेंगे तो वो 26,75,000 रुपीज है, और अगर ये 44 एडीए के हिसाब से शो करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 26 लाख रुपए आता है, 52 लाख का 50%। सो आकाश शुड रिमेन इन 44 एडीए, और 44 एडीए के हिसाब से अगर आप अपनी इनकम शो करते हैं देन यू आर नॉट सब्जेक्ट फॉर टैक्स ऑडिट, तो आपके लिए ड्यू डेट हो जाएगी। Scenario number 2, the following are the details of 4 resident entities AB, LM, PQ and XY। अच्छा, ABN कंपनी का फर्म है जो कि रिटेल ट्रेडिंग में एंगेज्ड है, LMN कंपनी एक फर्म है जो बिजनेस ऑफ मतलब गुड्स कैरेज में एंगेज्ड है, PQ LLP है जो कि होलसेल ट्रेडिंग में एंगेज्ड है, और XYN कंपनी एक फर्म है जो इंटीरियर डेकोरेशन में एंगेज्ड है। चाहते क्या हो, तो सबसे पहला एमसीक्यू अगर आप देखोगे, विच ऑफ द 4 एंटिटीज आर एलिजिबल टू डिक्लेयर इनकम ऑन प्रेजेंटिव बेसिस, इनमें से कौन से लोग हैं साहब जो प्रेजेंटिव बेसिस में इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं, मुझे बताएंगे। एबीएन कंपनी पार्टनरशिप फर्म रिटेल ट्रेडिंग, क्या 44 एडी पार्टनरशिप फर्म को कवर करता है? हाँ सर करता है, और चूंकि इनका टर्नओवर यहाँ पे 2 करोड़ रुपए तक है तो 44 एडी के लिए 3 करोड़ तक का टर्नओवर भी कुछ कंडीशंस के साथ अलाउड है, बट 2 करोड़ तो विदाउट एनी कंडीशन है। सो एबीएन कंपनी इज एलिजिबल फॉर 44 एडीए। आर यू गाइस गेटिंग? सॉरी नॉट एडीए, ईडी। अच्छा, बात करते हैं एलएमएन कंपनी फर्म की, तो साहब अगर आप कैरेज ऑफ गुड, अगर आप गुड्स कैरेज में एंगेज्ड हैं तो फिर आप कोई भी एसएससी हो सकते हैं। कंडीशन बस ये है कि आपके पास 10 से ज्यादा गुड्स कैरेज नहीं होने चाहिए एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमारे पास नंबर ऑफ व्हीकल्स ओन्ड है वो 10 ही है, तो इसका मतलब हम भी एलिजिबल हैं किसके लिए? 44 एई के लिए। अच्छा, ये एलिजिबल है। आगे पढ़ेंगे, पीक्यूएन कंपनी एलएलपी होलसेल ट्रेडिंग किसमें कवर्ड है? 44 एडी, पर एलएलपी इज नॉट एलिजिबल फॉर 44 एडी। 44 एडी के लिए सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट एलएलपी, सो इट इज नॉट एलिजिबल। और अगर बात करें एक्सवाइन कंपनी फर्म 44 एडीए के लिए साहब फर्म एलिजिबल है, एलएलपी नहीं है, ये फर्म है, और चूंकि 50 लाख रुपए है तो ये भी एलिजिबल। सो हम क्या कह सकते हैं, पीक्यू के अलावा बाकी सारे एलिजिबल, तो इसका मतलब पीक्यू के अलावा बाकी सारे एलिजिबल हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए डी। आई थिंक पीक्यू के अलावा बाकी सारे एलिजिबल हैं। अच्छा, what is the business income to be declared by AB, PQ, assuming that these entities wish to make maximum tax savings without getting their books audited। मतलब AB और PQ अपना ऑडिट नहीं कराना चाहते, तो AB अगर आप देखोगे रिटेल ट्रेडिंग टर्नओवर है 200 करोड़ रुपए, जिसमें से प्रीवियस ईयर अगर आप अपना टैक्स ऑडिट नहीं कराना चाहते तो 44 AD के रेट के हिसाब से अपनी इनकम को डिस्क्लोज कर दो। अच्छा, यहाँ पे ना इंटरेस्टिंग बात है साहब, 150 लाख रुपए आपको मिले हैं अप टू प्रीवियस ईयर 24-25, मतलब 31/3/2025, पर हम 6% किसका लेते हैं? जो भी पैसा आपको मिल गया इन द स्पेसिफाइड मोड अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर। अच्छा, अगर आप यहाँ पढ़ोगे तो 31/7/25 तक 20 लाख रुपए और मिल गए, तो इसका मतलब 150 प्लस 20 आपको स्पेसिफाइड मोड में मिल गए, तो इसका मतलब 170 का 6% प्लस 30 लाख का 8%, तो 170 इंटू 6% प्लस 2.4, तो यहाँ इनकम इनकी जो प्रेजेंटिव इनकम बनती है साहब वो कितनी बनती है? 12,60,000। आई होप आपको बात समझ आई। अच्छा, एबी और पीक्यू के बारे में कहा था ना इन्होंने, चलें तो फिर पीक्यू तो एलिजिबल ही नहीं है। पीक्यू किसकी? अच्छा, व्हाट इज द बिजनेस इनकम टू बी डिक्लेयर्ड बाय एबी? एबी का हमें पता चल गया 12,60,000 रुपए, और पीक्यू तो एलएलपी है, पीक्यू इज नॉट सब्जेक्ट टू 44 एडी, तो पीक्यू के लिए फिर उनको अपने बुक्स मेंटेन करने पड़ेंगे, और बुक्स के हिसाब से जो प्रॉफिट आएगा वही प्रॉफिट होगा, तो बुक्स के हिसाब से प्रॉफिट 4.50 लाख है, तो फिर साहब भाई फिर ये होना चाहिए। अच्छा, तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ए। अच्छा, आगे आते हैं, व्हाट इज द बिजनेस इनकम टू बी डिक्लेयर्ड बाय एलएमएन कंपनी अज्यूमिंग दे विश टू मेक मैक्सिमम टैक्स सेविंग्स विदाउट गेटिंग बुक्स ऑडिटेड। अच्छा, एलएमएन कंपनी साहब जो है वो गुड्स कैरेज में एंगेज्ड है, अगर ये टैक्स ऑडिट नहीं कराना चाहते तो 44 एई वाले रेट पे इनको अपना इनकम बिजनेस इनकम डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर ये उससे कम अपनी इनकम को डिस्क्लोज करना चाहते हैं देन दे हैव टू गेट देयर बुक्स ऑडिटेड। बट साहब 44 एई में एक विशेष बात तो ये होती है कि अगर 44 एई अगर एक पार्टनरशिप फर्म का है तो पार्टनरशिप फर्म जो है वो अपने प्रिजम्पटिव इनकम से जो अपने पार्टनर को सैलरी, रेम्यूनरेशन, बोनस, कमीशन या इंटरेस्ट वगैरह पे कर रही है उसका डिडक्शन क्लेम कर सकती है अपने प्रिजम्पटिव इनकम से 40D के लिमिट के विद इन। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपके साथ बात कर लूं
बिजनेस ऑफ कैरेज ऑफ बिजनेस ऑफ गुड्स कैरेज इसके लिए एलिजिबल एसएससी कौन है? सारे ही हैं, चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो। कंडीशन बस ये है कि हैविंग अप टू 10 गुड्स कैरेज इन द प्रीवियस ईयर और नो ग्रॉस रिसिप्ट कंडीशन। ऐसा नहीं कि साहब आपका इतना ग्रॉस रिसिप्ट होना चाहिए, उतना होना चाहिए, बस 10 गुड्स कैरेज आपके पास होने चाहिए मैक्सिमम। अच्छा, प्रेजेंटिव इनकम कितनी आती है यहाँ पे? मतलब हैवी व्हीकल्स जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट 12,000 किलो से ज्यादा है, यहाँ पे 1,000 रुपए पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, मतलब 1,000 रुपए पर टन, मतलब हर टन का 1,000 रुपए पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ड्यूरिंग विच यू ओन दी व्हीकल। अच्छा, और अगर हम बात करते हैं अदर देन हेवी व्हीकल्स की, तो 7,500 रुपए पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ फॉर विच दिस व्हीकल्स आर ओन्ड बाय दी एसएससी। ये हमारी है प्रेजेंटिव इनकम, और इस प्रेजेंटिव इनकम से आपको पार्टनर की रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट अप टू 40 बिल लिमिट, आप इसका डिडक्शन इस प्रेजेंटिव इनकम से क्लेम कर सकते हो। अच्छा, तो आप क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द इनकम टू बी शोन बाय एलएमएन कंपनी विदाउट गेटिंग देयर बुक्स ऑडिटेड। तो एलएमएन कंपनी के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना इनके पास ये व्हीकल्स की डिटेल्स दी गई हैं। तो अगर आप देखोगे साहब ग्रॉस व्हीकल लिमिट 8,000 किलो, मतलब ये हेवी व्हीकल नहीं है, ऐसे 3 व्हीकल है तो 7,500 रुपए पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ पुट टू यूज, वी आर कंसर्न विद डेट ऑफ परचेज बिकॉज फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज यू आर ओइंग द व्हीकल वेदर और नॉट यू हैव पुट टू यूज इट। तो मुद्दे वाली बात क्या है? डेट ऑफ परचेज है साहब 28/5/2025, तो इसका 24, तो मई जून जुलाई अगस्त, तो सर अप्रैल हटा दो, मतलब 11 महीने साहब टाइम पास करने से क्या फायदा। तो 11 महीने 3 व्हीकल्स और 7,500 रुपए पर व्हीकल, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? अच्छा, 11 इंटू 7,500 इंटू 3 आती है 2,47,500। अगर आप देखोगे 9,000 kg, अगेन अदर देन हेवी गुड्स व्हीकल, 2 व्हीकल हैं, डेट ऑफ परचेज 31/7/2024, तो इसका मतलब जुलाई से तो अप्रैल में जून हटा दो, 9 महीने हो गए, तो 9 महीने 7,500 रुपए, 2 व्हीकल हैं तो 1,35। इसी तरीके से साहब हमने यहाँ पे सारे व्हीकल्स की प्रेजेंटिव इनकम निकाली, जो टोटल प्रेजेंटिव इनकम आती है 6,36,500। अगर आप इसकी कैलकुलेशन देखना चाहते हैं तो यू कैन पॉज द स्क्रीन और यहाँ पे कैलकुलेशन देख लें आप। बट ये आपकी जो प्रेजेंटिव इनकम है, इससे आप जो है साहब वो पार्टनर का, चूंकि पार्टनरशिप फर्म है तो आप अपने जो पार्टनर को जो सैलरी या जो इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हैं उसका डिडक्शन 40B के लिमिट के तहत मतलब आप इस प्रेजेंटिव इनकम से क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो पार्टनरशिप फर्म है ये अपने पार्टनर को, वर्किंग पार्टनर को सैलरी दे रही है 1.5 लाख रुपए और इंटरेस्ट 12% ही दे रही है साहब 50,000 रुपए। और यहाँ पे लिखा हुआ है इट मे बी प्रिज्यूम्ड दैट पार्टनर सैलरी एंड इंटरेस्ट आर ऑथराइज्ड बाय द पार्टनरशिप डीड। अच्छा, एंड इट रिलेट्स आफ्टर द पार्टनरशिप डीड एंड विद इन द परमिसिबल लिमिट, मतलब सारी कंडीशन फुलफिल है। तो ये साहब ये 1.5 और 50,000 मतलब 2 लाख का आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। सो आपकी जो इनकम, जो प्रेजेंटिव इनकम होगी वो होगी 436,500। अच्छा, व्हाट इज इनकम टू बी डिक्लेयर्ड बाय एक्सन कंपनी अंडर PGBP assuming that wish to make maximum tax savings without getting books audited? एक्सन कंपनी, अच्छा तो 50 लाख रुपए है, तो अगर आप ऑडिट नहीं कराना चाहते तो 44A के हिसाब से 50% शो कर दो 25 लाख रुपए, इससे आसान क्या होगा जीवन। अच्छा, तुम्हारा 4 का आंसर सी होना चाहिए। Could your answer to MCQ 3 और 4 change if firm decided to get their books audited? तो अगर ये अपने बुक्स का ऑडिट कराएं तो क्या आपका आंसर बदल जाएगा 3 और 4 में? 3 कौन है? 3 है LM और 4 है XY। अच्छा, तो अगर LM अगर अपना ऑडिट करा लेगा तो फिर अपने बुक प्रॉफिट को शो कर दो। अगर LM इज रेडी फॉर टैक्स ऑडिट तो प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितना है? 4.10 लाख। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आफ्टर डिडक्टिंग वर्किंग पार्टनर सैलरी एंड इंटरेस्ट, तो ये 4.10 लाख है। और अगर आप प्रेजेंटिव की बात करें तो LM का प्रेजेंटिव प्रॉफिट कितना आ रहा था? सर ये आ रहा था 436,500। और अगर बुक्स को मेंटेन करके अगर ये 4,10,000 है तो इट इज बेटर कि हम बुक्स को मेंटेन करें, ऑडिट करा लें और हमारा हमारा जो इनकम है साहब वो कम आ रहा है। अच्छा, तो हमें तो साहब टैक्स ऑडिट करा लेना चाहिए और इससे हमारा इनकम कम हो जाएगा। और अगर हम XYN कंपनी की बात करें और तो अच्छा ऐसी इनकी इनकम कितनी आ रही है? और कौन था साहब दूसरा? हाँ, XYN कंपनी। तो अगर आप XYN कंपनी की बात करें तो चूंकि इंटीरियर डेकोरेशन में एंगेज्ड है और 50 लाख रुपए, 25 लाख इनकी प्रेजेंटिव इनकम है और बुक्स के हिसाब से इनकम सिर्फ 20 लाख है। सो इट इज बेटर कि आप अपना ऑडिट करा लो। 20 लाख की अगर इनकम शो हो रही है तो आपका टैक्स कम हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि LM को भी और XY दोनों को अपना टैक्स ऑडिट करा लेना चाहिए, तो दोनों में हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। हमारा आंसर बी होना चाहिए। DEF Inc., a company incorporated in country A, is engaged in management consultancy services, set up a branch office in India
इंडिया हैज अ DTAA, अच्छा, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 रिटर्न्स द फॉलोइंग इनकम। डियर फ्रेंड्स, एक फॉरेन कंपनी एक ऐसे देश में अगर रेसिडेंट है जिसका इंडिया के साथ DTAA है और जिसका यदि इंडिया में PE है तो उसके ऊपर मैट लग जाता है। अच्छा, अगर आप देखेंगे सेटअप अ ब्रांच इन इंडिया मतलब पी इन इंडिया और इंडिया का DTAA है इसके रेसिडेंट कंट्री के साथ, तो ये जो मैट प्रोविजंस लग जाएगा। द प्रोविजंस of 115 JB are attracted in the hands of DEF since it is a resident of a country with which India has a DTAA and the branch constitutes P। हमारा करेक्ट ऑप्शन सी होना चाहिए। अच्छा, आगे आते हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स फॉर फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज इज चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया। अच्छा, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज ऑफ 75 लाख रुपए फ्रॉम ABC इंडियन कंपनी पर्सन्स ऑफ एन अग्रीमेंट, तो साहब 20% पे टैक्स हो जाएगा। द टैक्स रेट इज एज पर ट्रीटी भी 20% है, तो 20% ट्रीटी भी है, 115 के हिसाब से भी 20% है, विच एवर इज बेनिफिशियल 20% ही है। और साहब जो भी रेट आपका DTAA का होता है उसमें हम अलग से हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड नहीं करते और ग्रॉस बेसिस पे ये 75 लाख पूरा 20% पे टैक्स हो जाएगा। अच्छा, इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ शेयर्स इन बॉटल, अच्छा, सेल ऑफ शेयर्स ऑफ बॉटल प्राइवेट लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी 2 करोड़ 60 लाख ऑन 15 अप्रैल 2024। डियर फ्रेंड्स, अगर एक फॉरेन कंपनी अनलिस्टेड शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी सेल करती है तो उस पर 10% का टैक्स लगता है। अगर ट्रांसफर कब हुआ है? ट्रांसफर हुआ है 15 अप्रैल 2024। याद करें सेक्शन 112, तो LTCG ऑन द ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी अप टू 22 जुलाई 2024 तक अगर ट्रांसफर है तो आपका जो टैक्सेशन होगा वो 112 के हिसाब से 10% विदाउट इंडेक्सेशन एंड करेंसी फ्लक्चुएशन बेनिफिट होगा। अच्छा डियर, इसमें बहुत सारी बातें की जा सकती हैं बट फिलहाल नहीं करते। अच्छा आगे बढ़ते हैं। लास्ट में उन्होंने पूछा है कि कौन कौन सी इनकम जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा, मैट के लिए कौन कौन सी इनकम कंसिडर की जाएगी। डियर फ्रेंड्स, मैट का रेट 15% है, तो जो इनकम 15% से कम पे टैक्सेबल है उस पे मैट नहीं लगेगा और जो उससे ज्यादा पे टैक्सेबल है उस पे मैट लग जाएगा। तो FTS 20% पे टैक्सेबल है, इस पे हम मैट देख लेंगे और इस पे जो है कैप गेन पे मैट नहीं लगेगा क्योंकि ये 10% पे टैक्सेबल। ओनली कैप गेन हैज टू बी रिड्यूस्ड while computing book profit। ठीक बात है, कैप गेन पे मैट नहीं लगेगा। ये चूंकि FTS 20% पे टैक्सेबल है, which is more than 15%, इसलिए उस पे मैट लग जाएगा because it is already taxable at a higher rate। तो आपको तो मैट कम पे ही देना है। अच्छा, ओनली FTS नहीं साहब, बोथ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैप गेन, मतलब FTS को हमें रिड्यूस नहीं करना, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा।